वेलकम फ्रेंड्स ऑन मुकेश कुमार ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं बिपिन चंद्रा। तो बिपिन चंद्रा जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें उसकी अब हम लोगों ने इंडेक्स देख लिया था। तो अब नेक्स्ट हम इसकी भूमिका देखेंगे कि इसकी भूमिका क्या है। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसकी भूमिका को समझना जरूरी है, क्योंकि भूमिका एक नींव जो होती है उसमें जो बहुत सारी ईंटें हैं उसका कार्य करती है। तो जो नींव की ईंटें हैं वो हम लोग इसमें संजो के रखते हैं। धीरे धीरे कौन कौन सी ईंटें इसमें हमें देखने को मिलती हैं वो हम लोग चीज़ इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भूमिका से। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मुगल जैसे महान और शक्तिशाली साम्राज्य के क्षय और पतन के पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण थे। बहुत सारे कारण रहे होंगे, कई शक्तियाँ होती हैं जो इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत औरंगजेब के सख्त शासनकाल में ही हो गई थी और औरंगजेब को विशाल साम्राज्य विरासत में मिला था। उसने इस साम्राज्य को दक्षिण की दूरस्थ भौगोलिक सीमाओं तक फैलाने की नीति अपनाई। हालांकि इस क्रम में उसे जन धन की काफ़ी हानि उठानी पड़ी। दरअसल देश की संचार व्यवस्था और आर्थिक व राजनीतिक संरचना सभी क्षेत्रों के लिए एक केंद्रीकृत स्थायी प्रशासन देने लायक नहीं थी। तो क्या हुआ, क्योंकि एक केंद्रीकृत जो व्यवस्था है भारत में पहले से ही नहीं थी कि वो कोई भी जो नॉर्थ का राजा है वो साउथ में राज्य कर सके। तो इस तरीके से उसने वो कोशिश की और वो उसमें असफल हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होता है, इसमें ऐसे राज्य करना, एक केंद्रीकृत प्रशासन देना बहुत ही नामुमकिन जैसा था। तो इस तरीके से औरंगजेब एक नाकामी उसकी मतलब मिली उसे औरंगजेब को। तो उस तरीके से औरंगजेब राज सत्ता के मामले में विफल रहा था और मराठों की क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग मानने को तैयार नहीं था। औरंगजेब इस बात को समझ नहीं पाया कि शिवाजी और दूसरे मराठा सरदारों का आसानी से दमन नहीं किया जा सकता। इसी वजह से अकबर ने राजपूत राजाओं व प्रधानों के साथ गठबंधन बनाया था। उसने अकबर की जो नीति थी उसकी उलट नीति अपनाई, इससे उसकी गड़बड़ी आ गई। ठीक है, औरंगजेब से जो मराठा सरदार हैं उनको मनाने की आशा की गई थी, लेकिन क्या हुआ, उसने मराठा का दमन करने की नीति अपनाई। अकबर के उलट उसने नीति अपनाई। मराठों के खिलाफ निरर्थक लेकिन कठोर अभियान वर्षों तक चलता रहा। इसमें उसके साम्राज्य के संसाधनों की काफ़ी बर्बादी हुई और उसके व्यापार व उद्योग भी तबाह हो गए। 25 से ज़्यादा वर्षों तक उत्तर में औरंगजेब की गैर मौजूदगी और मराठा को दबाने में उसकी विफलता के कारण प्रशासन में गिरावट आई। इससे साम्राज्य और उसकी सेना की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई या धूमिल हो गई। महत्वपूर्ण उत्तर पश्चिमी सीमाओं की उपेक्षा हुई और प्रांतीय व स्थानीय अधिकारियों को केंद्रीय सत्ता की अवहेलना करने व आज़ादी करने का सपना मिल गया। इसके बाद 18वीं सदी में उत्तर में मराठा राज्य के विस्तार से केंद्रीय सत्ता और भी कमज़ोर हुई। इस तरीके से जो औरंगजेब की गैर मौजूदगी हुई उससे बहुत सारी चीज़ें सामने आई, क्योंकि वो बहुत सारी युद्धों में लगा रहा, मराठों को दबाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंत में क्या होगा, उसके संसाधन बर्बाद हो गए। वहाँ पे केंद्रीकरण नहीं रहा नॉर्थ में, और स्थानीय और लोगों को अब केंद्रीय सत्ता की अवहेलना करने व आज़ादी का सपना मिल गया। जो उत्तर पश्चिमी सीमाएं थीं वो भी उनकी भी उपेक्षा की गई। इस तरीके से अब जो सत्ता है एक कमज़ोर सत्ता देखने को मिल सकती है औरंगजेब के समय के, मतलब जो बाद के समय में हम लोग को देखने को मिलेगी। कुछ राजपूतों के साथ औरंगजेब की लड़ाई का भी मुगल साम्राज्य के विपरीत असर पड़ा। देखो, अकबर ने था वो राजपूतों से क्या दोस्ती की नीति अपनाई थी, लेकिन औरंगजेब ने इसने उल्टा किया, तो इससे विपरीत असर पड़ा। राजपूत राजाओं के साथ गठजोड़ और उसके कारण मिला सैन्य समर्थन अतीत में मुगलों की ताकत रहा था, लेकिन अब इसका उलट हो रहा था। तो इस तरीके से नई नई चुनौतियां हम लोगों को देखने को मिलती हैं। तो शुरुआती दिनों में औरंगजेब ने भी राजपूतों के साथ दोस्ती की। उसने मारवाड़ के जसवंत सिंह और आमेर के जय सिंह को काफ़ी ऊंचा स्थान दिया, लेकिन बाद में
राजपूतों की ताकत कम करने और उसकी जमीन पर अपना साम्राज्य थोपने की उसकी अदूरदर्शिता नीति के कारण मुगल शासन के प्रति राजपूत राजाओं की वफादारी समाप्त हो गई। तो इस तरीके से उसने अदूरदर्शी नीति अपनाई और यहाँ के लोगों को दबाने में लगा रहा, कहीं राजपूतों को दबाने में लगा रहा तो कहीं मुगल मराठों को दबाने में लगा रहा। तो इस तरीके से जो सत्ता थी वो क्या हुई, कमज़ोर सत्ता हुई। राजपूत राजाओं के साथ युद्ध के कारण साम्राज्य और भी कमज़ोर हुआ, अलगाववाद को बढ़ावा मिला। खासकर इसने हिंदुओं और मुसलमानों के उच्च वर्ग के बीच में दीवार है वो खड़ी कर दी। और फिर क्या हुआ, सतनामी, जाट और सिख विद्रोह के कारण दिल्ली के आसपास एक नाजुक क्षेत्र में औरंगजेब की शासन को चुनौती मिली। हालांकि इस विद्रोह में शामिल लोगों की संख्या अधिक नहीं थी, फिर भी अच्छा जनाधार होने के कारण इसका खासा महत्व था। किसान उनकी ताकत थे। मुगल राजस्व अधिकारियों ने भी सभी का दमन किया था। इन विद्रोह से पता चलता है कि जमींदारों, कुलीनों व राज्य के सामंती शोषण से किसान काफ़ी असंतुष्ट थे। तो इस तरह हमें देखने को मिलता है इस समय क्या था, किसानों का भी शोषण हो रहा था क्योंकि औरंगजेब सत्ता से दूर था। तो बहुत सारे विद्रोह हम लोगों को इस समय पे देखने को मिल सकते हैं। इसमें सतनामी, जाट और सिख विद्रोह थे। अभी भी एक विद्रोह चल रहा है किसानों का, मतलब विद्रोह तो नहीं, आंदोलन चल रहा है आज के समय में कि जो नए बिल आए हैं उनको हटाया जाए। तो बहुत सारे दलों ने गठबंधन कर लिया है। अब देखते हैं भविष्य में क्या होता है। नेक्स्ट है, औरंगजेब की धार्मिक रूढ़िवादिता और हिंदू शासकों के प्रति उसकी नीति ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में मुगल शासन धर्मनिरपेक्ष था। इससे पहले क्या था कि जो थे अकबर थे, जहांगीर थे और शाहजहां थे, उन लोगों ने क्या किया था कि हिंदुओं के प्रति एक सही नीति मतलब का अनुसरण किया था, उनको ना नुकसान पहुंचाया, उनके साथ संबंध भी बनाए। लेकिन औरंगजेब जस्ट इससे उलट था, वो इनके उलट सत्ता में आया था और वो हिंदू और मुसलमानों के बीच था। उसमें हिंदुओं को मतलब नीचा समझता था, मुसलमान को ऊंचा समझता था। तो फिर दिक्कत सामने आई। उस वक्त लोगों की धार्मिक आस्था और रीति रिवाजों में शासन का कोई दखल नहीं था। हिंदुओं व मुसलमानों के बीच दोस्ताना संबंध को भी बढ़ावा दिया जाता था और विभिन्न क्षेत्रों व धर्मों के लोगों के लिए शासन के उच्च पदों का दरवाजा खुला था। और यही सब मुगल शासन के स्थायित्व का मूल आधार था। तो मुगल साम्राज्य इन लोगों को उच्च पद भी देता था, दोस्ताना संबंध भी रखता था। लेकिन औरंगजेब ने जजिया, देखो ये दोस्तों ये कई बार का शब्द आएगा जजिया। तो जजिया कर था जो कि हिंदुओं पर लगाया जाता था, मुस्लिम जो थे मुस्लिम सत्ताधारियों द्वारा जजिया कानून कर लगाया जाता था। इसे पुराने अकबर ने हटा दिया था, लेकिन औरंगजेब ने इसको फिर से लगाया। उत्तर में हिंदुओं के कई मंदिरों को तोड़कर हिंदुओं पर खास तरह का प्रतिबंध लगा दिया कर इसकी नीति के उलट काम करने की कोशिश की। जजिया कई बार पूछा जाता है। उसने हिंदुओं को अलग थलग कर दिया, मुगल साम्राज्य को खंडित किया और खासकर हिंदू और उच्च वर्ग के मुसलमानों के बीच में खाई को चौड़ा किया। औरंगजेब ने इस तरह की धार्मिक नीति को अपने शासन के बाद के दिनों में अख्तियार किया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों ने इस नीतियों का बहुत तेजी से छोड़ दिया। औरंगजेब की मृत्यु के कुछ साल के अंदर जजिया को समाप्त कर दिया गया और राजपूतों व दूसरे हिंदुओं के साथ अच्छे संबंध जल्द ही फिर से बहाल किए गए। बाद के मुगल शासकों के काल में अजीत सिंह राठौर और सवाई जय सिंह जैसे लोगों को शासन में काफ़ी ऊंचा स्थान मिला था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से द्वारा चीज़ें बदली। नेक्स्ट है, शाहू राजा और मराठा सरदारों के साथ धार्मिक आधार की बजाय राजनीतिक स्तर पर संबंध विकसित किए गए।
यहाँ इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि 18वीं सदी के राजपूत, जाट, मराठा और सिख सरदारों ने हिंदुओं के संरक्षण के तौर पर काम नहीं किया था। धार्मिक एकजुटता के बजाय सत्ता और धन उनके लिए ज़्यादा अहम रही 18वीं सदी में। जो राजपूत जाट थे वो धर्म को, मराठा थे उनके लिए सत्ता बहुत ही ज़्यादा अहम थी, न कि धर्म। उन लोगों ने मुसलमानों की तरह ही हिंदुओं को अक्सर लूटा और मारा था। हकीकत में उस वक्त ना तो हिंदू और ना ही मुसलमान एकजुट समुदाय थे। दोनों ही धार्मिक समुदायों के उच्च वर्ग के लोगों के शासक वर्ग में शामिल थे, जबकि समाज का बहुसंख्यक तबका किसान और काश्तकारों का था। एक किसान और काश्तकार हिंदू और मुसलमान दोनों ही थे। हिंदू और मुसलमान कुलीन वर्ग के लोग अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए कभी कभार प्रचार के हथियार के रूप में धर्म का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अधिकांश समय में ये लोग सत्ता, जमीन और पैसे के लिए अपने अपने धर्म के लोगों के खिलाफ आपसी गठजोड़ बनाए रखते थे। हिंदू और मुसलमान कुलीन, जमींदार और सूबेदार आम लोगों का दमन व शोषण निर्ममता से करते थे। दमन करते वक्त वे इस बात की परवाह नहीं करते थे कि दमन हिंदुओं का हो रहा है या मुसलमान का। महाराष्ट्र या राजपूताना के हिंदू किसानों का उतना ही भूमि राजस्व देना पड़ता था जितना आगरा, बंगाल और अवध के हिंदू या मुसलमान किसान देते थे। मतलब यह है कि हिंदू और मुसलमान समुदाय के उच्च वर्ग के लोगों के बीच सौहार्दपूर्ण व सांस्कृतिक व सामाजिक रिश्ता बना हुआ था। इस भूमिका में अभी इतना ही, और नेक्स्ट भूमिका मतलब इसी में है, बहुत सारी लिखा है और उसको आगे पढ़ेंगे। तो थैंक यू इसके लिए, इस मतलब वीडियो के लिए इतना ही।